दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है छोटी बहू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है और मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। उच्च शिक्षित हूँ। मेरे पति का अच्छा बिजनेस है। मेरे घर में सास ससुर जेठ जेठानी उनके 2 बच्चों के अलावा हम दोनों पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं। मेरी जेठानी जी भी बहुत अच्छी है। अगर सबसे बुरी कोई है तो वह हूँ मैं, क्योंकि मुझे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल में आकर मैं ऐसी बन गई हूँ। बचपन से ही मैं सीधे मुँह पर कहती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे कितनी बार सिखाया कि तुम जो बोलती हो सही होता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, इसलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। मैंने कई बार कोशिश भी की, पर मुझसे नहीं हुआ। कुछ भी कहीं भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी खरी बोलने की आदत है, इसलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 6 महीने में ही मैं एक अच्छी बहू बनने के बजाय बहुत बुरी बहू बन गई हूँ। वहीं मेरी जेठानी जल्दी किसी को जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। तो वह सबकी प्रिय बहू है। वैसे वह सच में बहुत अच्छी है। उनके जैसी मैं चाह कर भी नहीं हो सकती। एक दिन सबका नाश्ता करने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब तक परांठा ठंडा हो चुका था, जो खाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल में यही नियम है, पहले घर के सभी खा लें, फिर बहुएं खाएं। और ससुराल क्या, मैंने अपने मायके में भी यही देखा है। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल कि माँ कभी दादी या पापा से पहले खा ले। वह तो उन दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सब सोचते हुए मैं परांठा खा रही थी। तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे सबने कब का अपना नाश्ता खत्म किया और यह घंटे से लेकर बैठी है, जैसे खाते ही नहीं हो रहा। मुँह में दांत नहीं है। घर में सब काम पड़े हैं और इनको खाने से ही फुर्सत नहीं। यह सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा, परंतु मैं सामान्य होते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप भी खाते समय भी सुना देती हैं? कम से कम खाते समय तो मत ताना मारिए। सबसे पीछे खाने भी तो बैठी हूँ। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी ज़बान ही सबसे ज़्यादा चलती है, बाकी कुछ नहीं। बोलकर जाने लगी। फिर पलटाते हुए बोली, सुनो, आकाश सोकर उठा या नहीं? नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने कहा था कि जल्दी दुकान पर आने के लिए। यह लड़का भी जब से ब्याह हुआ है 1 नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो गया घर और बिजनेस का कल्याण। मैं एक बार फिर बोलने लगी, तब तक मेरी जेठानी ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा, इसलिए मैं चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़के का ब्याह हुआ है, घर में ये लड़की आई है, तब से घर की तो बरकत बंद हो गई। इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं हैं। धीरे से भुनभुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। यह सुनकर मैं अवाक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो। ससुराल में इस तरह के तानों से 2 4 होना पड़ता है। तुम अभी नई नई हो, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। तो इन सब बातों को ज़्यादा दिल पर मत लेना। जितना सोचोगी उतना दुखी होगी।
एक दिन मेरी जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? मैंने कहा, छोले पूरी। अरे, उसे क्या पूछ रही हो? और वह तो मुझे पसंद ही नहीं। आलू परवल की सब्जी और रोटी, यही सब बनाओ। पीछे से सासू माँ ने कहा। ठीक है, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। मैं बोली, ठीक है दीदी। मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही करना, बना रही हूँ। भैया बोला, हाँ ठीक है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने की बात मैंने सास और जेठानी को भी बताई। जेठानी तो खुश हुई, पर सास का मुंह लटक गया। शायद वह नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वाले आएं, पर मैंने कुछ नहीं कहा। जाकर चुपचाप रसोई बनाने लगी। कुछ देर में मैं और मेरी जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा की पसंद की पनीर की सब्ज़ी, मिक्स और दही बड़ा भी बनाया। तब तक मेरे पतिदेव भी उठकर चाय मांगने लगे। तब मैंने कहा, आप इतना देर तक सोते हैं और मम्मी मुझ पर नाराज़ होती हैं। जल्दी से दुकान जाइए, पापा जल्दी आने को बोल रहे थे। उन्होंने मेरी बात सुनकर अनमने ढंग से कहा, हाँ पता है, चला जाऊंगा। वह रोज़ ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर लोगों की अपनी लाइफ भी तो है। इधर रसोई में इतनी सारी चीज़ें देखकर जेठानी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतना सब कुछ बिना पूछे ही बना लिया? कहीं मम्मी जी नाराज़ ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हो दीदी, भला वे क्यों नाराज़ होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं, तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता है कि नहीं? नहीं तो वे भी बोलेंगे कि क्या बिटिया, तुम ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद ही भूल गई। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मम्मी नाराज़ ना हो जाए। वो क्या है ना, कितने सालों में मैंने कभी मम्मी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया, और मेहमान के आने पर तो बिल्कुल ही नहीं। अरे ठीक है ना दीदी, नाराज़ भी होंगी तो थोड़ा सुन लूँगी। वैसे भी मम्मी जी मुझसे तो ज़्यादातर नाराज़ ही रहती हैं। बोलकर मैं हंसने लगी, और साथ में जेठानी भी। हम दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आई, यह देखने के लिए कि मैंने क्या बनाया है पापा के लिए। वे नज़रें दौड़ा दौड़ा कर सब कुछ देखने लगी। मैंने जो कुछ बनाया था उन सारी चीज़ों के नाम बता दिए। सुनते ही सासू माँ ने कहा, कभी अपने ससुराल वालों के लिए तो इतना सब कुछ नहीं बनाती हो? क्या मम्मी जी, लास्ट संडे को ही तो बनाया था, फिर इतना सब कुछ रोज़ रोज़ थोड़ी ना बनता है। रही बात पापा की, तो पापा पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। मेरी बातें सुनकर सासू माँ का मुँह टेढ़ा कर खिसियानी मुस्कान लेकर वहाँ से चली गई। तय समय से पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया कि समधी जी आ रहे हैं, तो वे भी घर आ गए। एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर आ गए खाना खाने के लिए। मेरे पापा ने पूछा, समधी जी, मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से आप खुश तो हैं ना? वो आपकी सबकी सेवा करती है या नहीं? कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बातें सुनकर मैंने जेठानी से कहा, देखना दीदी,
पापा का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी ज़रूर कहेंगी। बाकी सब तो ठीक है, बस आपकी बेटी की ज़ुबान ज़रा तेज़ है। लेकिन यह क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने ज़रा अकड़ते हुए कहा, वह सब बातें बाद में करेंगे, पहले यह बताइए कि कैसे आना हुआ। जी यहीं पास में ही कुछ काम था, तो हम दोनों बाप बेटे आ गए थे। सोचा बिटिया से और आपसे सबसे मिलना भी हो जाएगा। वैसे भी बिटिया की शादी के बाद मैं आया नहीं, तो उसे मुझसे बहुत शिकायत थी कि पापा आप आते क्यों नहीं हैं। तो ससुर जी ने कहा, हमें खबर ही नहीं की कि आप आ रहे हैं। नहीं, मैंने दामाद जी को फ़ोन किया था और बिटिया को भी पता थी कि हम दोनों आने वाले हैं। क्या उसने आपको नहीं बताया? पापा जी ने कहा। तो ससुर जी ज़रा सख्त होते हुए बोले, पहले यह बताइए कि यह घर किसका है, मेरा या आपकी बेटी और दामाद का? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी? बेशक ये घर आपका है, तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए या बेटी दामाद को। तभी मैं सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब आप ही ऐसे हो तो बेटी तो होगी ही ना। समधी जी क्या हो गया? और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बताकर आऊँगा, पर इस तरह बात मत करिए। वैसे क्या किया है मेरी बिटिया ने? क्या क्या बताऊँ? कोई एक बात हो तो बताऊँ। ना तो कोई संस्कार ही दिया है आपने, एकदम संस्कारहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर मैं थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी, लेकिन मेरी जिठानी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और नाम में सर हिला दिया कि तुम बाहर मत जाओ। मैं बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़कर कमरे में आ गई, जहाँ से उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी अब भी बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर पापा और भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ? क्या किया मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं? क्या क्या बताऊं? कोई एक बात हो तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी का भी लिहाज नहीं है। सबसे छोटी, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वही सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है। समधी जी आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती हैं। भला यह तो कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। पापा जी की बात सुनकर ससुर जी ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती हैं। देखिए यह चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं है। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती है, हर बात में सवाल जवाब करेगी। भला ये क्या तरीका है? बहू का हर वक्त अपने मन की ही करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो यह घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायतें सुनकर मुझे तो शौक पर शौक लग रहा था। आज तक तो मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज की है, पर यहाँ ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे निकले। मुझे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं झटके से घर से बाहर निकली अपनी सफाई देने के लिए, परंतु मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़कर कमरे में खींचकर बिठा दिया। ये क्या बेवकूफ़ी है? तुम इस तरह बार बार क्यों बाहर जाने की कोशिश कर रही हो?
दो लोगों के बीच में भला तुम क्या बात करने जा रही हो? जेठानी की बात सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ी और बुरी बनने दो, लेकिन यह सब सहन करना मेरे बस के बाहर है। हाँ जानती हूँ, पर अभी चुप रहो। वे दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। पर मैं फिर भी जाने लगी तो बोली, ठीक है, जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा ले अपने बाप और भाई की। जेठानी ने गुस्से में मेरा हाथ झड़कते हुए कहा। तो मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोता देखकर मेरी जेठानी भी रोने लगी और बोली, बस इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। दोनों की बातें अभी भी जारी थीं। अब की बार मेरी सास बोल रही थी, अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, क्या बताऊं। क्या वह शिक्षित नहीं है? वह तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितना उसके बाप की कमाई है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है। अरे जिस दिन से मेरे बेटे का ब्याह हुआ है, आपकी बेटी मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम हैं आपकी बेटी के। और मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, लेकिन ब्याह के बाद तो उसने काम करना ही बंद कर दिया है। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम करवाती है। और क्या क्या बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 6 महीने में ही असली रंग। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। सासू माँ की मुँह से सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था कह दिया। अब आपको बिटिया से जो बात करनी है कर लीजिए। ससुर जी ने कहा तो पापा ने मुझे आवाज़ लगाई, बेटा बाहर आना जरा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास आ गई। गुस्से में उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जिन्हें देखकर मैं सहम गई। बेटा यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो बेटा? मैं और तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया समझाया, फिर भी तुम नहीं समझी। यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ हर एक कदम और हर एक बात सोच समझकर उठाई और बोली जाती है। इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी इतनी समझ नहीं है तुम्हें। अपनी माँ के दिए संस्कार सारे भूल गई हो। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे गौरवान्वित कर देगी। लेकिन आज यह सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा की बातें सुनकर मेरी नज़रें झुक गई और सिसकियाँ निकल पड़ी। तो पापा बोले, ठीक है बेटा मत रो, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। चलो अब तक जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए माफ़ी मांग लो और आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलतियां ना हो। समधी जी और समधन जी, मैं आप दोनों से भी हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपना समझकर उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी गलतियां नहीं करेगी। मैं जानता हूँ जरा यह तुनक मिजाजी है, पर दिल की साफ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द नहीं कहा, बस बोहें सिकुड़कर गुस्से में मेरी ओर देखने लगे। चलो बेटा मेरे सामने ही माफ़ी मांग ले। पर पापा पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अब की बार पापा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा, पहले
मैंने जो कहा वह करो। चलो माफ़ी मांगो अपने सास ससुर से। मैंने कहा, सॉरी पापा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। क्या बदतमीज़ लड़की है, अपने ससुराल में मेरी नाक कटवा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। पापा ने अब की बार गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। यह सुनकर मैंने कहा, पापा भला आपने एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया, कैसे कह दिया माफ़ी मांगने के लिए। आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने यह क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है। अगर मेरी गलती है तो मुझे भी अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वह पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। पापा गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। हाँ पापा, दीदी सही कह रही है, एक बार आप उनकी बातें भी सुन लीजिए, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा आखिर क्या बात है, मेरे भाई ने कहा। तो पापा बोले, अच्छा चलो ठीक है, बोलो। मैं बोलना शुरू करती उससे पहले ही मेरे सास ससुर उठकर जाने लगे। मम्मी पापा प्लीज़ आप दोनों भी यहीं बैठे रहिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वह आप दोनों के सामने ही कहूँगी। ठीक है बोलो, मेरे सास ससुर ने वापस बैठते हुए कहा। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूरकर देखा और वापस बैठ गए। ठीक है, बोलो जो बोलना है। मैं वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गई। यह देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपनी चेयर मुझे देकर बैठने को कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे ससुराल में यह नियम है कि जब घर के बड़े सोफ़ा और चेयर पर बैठे हों तब हमें उनकी बराबरी में नहीं बैठना है, बल्कि नीचे ज़मीन पर बैठना है। यह सुनकर सास ससुर मुझे घूरकर देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। पापा, सबसे पहले आप यह बताइए कि जब उन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में, तब आपने एक बार यह क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है। पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, मैं ही बताती हूँ पापा। जब पग फेरे के बाद मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो यह ज़रा खुले विचारों के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे। इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैं बहुत सामान्य होकर बात करने लगी, जो इन्हें नहीं भाया। परंतु यह बात इन्होंने मुझे प्यार से नहीं कही, तभी भी बहुत बुरा भला कहा। क्या तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ जी से घूंघट किया जाता है? और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो, इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या ज़रूरत। ये सुनकर उन्होंने तभी भी मुझे बहुत सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश पर न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने पलटकर एक बार भी जवाब नहीं दिया और ना ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने की, तो मैंने शुरुआती दिनों में इन्हें नाम लेकर बुलाया, पर इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत डांटा। और जैसा आज उन्होंने कहा कि क्या आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसा ही उस दिन भी कहा, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है। मैंने उसी दिन से इन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है और आप नहीं तुम कहकर बुलाती है। तब ये दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे
सिर्फ बहू के लिए? यह सब तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी, मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थी तब मैंने बीच में एक बार भी कुछ नहीं कहा, डिस्टर्ब नहीं किया। तो प्लीज़ मुझे भी अपनी बातें कहने दीजिए, आप मुझे मत रोकिए। सुनकर सासू माँ मुँह बनाकर चुप हो गई। अब रही बात इनके बेटे के काम करने की, तो इनका यह कहना कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया है, तो यह सरासर गलत है, क्योंकि यह पहले से ही कामचोर है। सिर्फ कुछ घंटे के लिए दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना इनकी आदतों में पहले से ही शामिल है। ज़बरदस्ती इसका दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो इनका बेटा यहीं बैठा है, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनके बेटे का ध्यान नहीं देना हो। मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का भी तो असर होता है। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई, मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए। ये कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था कि बिजनेस मेरे बेटे का है, सब वही देखता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर के आलसी, लापरवाह है और काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब बस कर, चुप हो जा। मैं समझ गया, मैं सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं होंगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके वाले दोनों की नज़र में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। तब भाई ने कहा, हाँ पापा, दीदी को अपनी बातें कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलों से मैंने MBA किया, परंतु यहाँ पर मुझसे कहा गया नौकरी नहीं करने के लिए। मैंने तब भी एक बार जिद नहीं की। मैंने भी यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी ही है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी ज़रूरी है, तो फिर मैं कैसे घमंडी हूँ। ये अक्सर मुझसे कहते हैं कि तुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय पीहू से पानी मांग लिया। इसके लिए भी उन्होंने मुझे बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम नहीं करें। उसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबके खाना खाने के बाद खाती है, मैंने जानबूझकर इन सब के साथ अपनी भी खाने की थाली लगा ली। जानते हैं, मेरी सास ने परोसी हुई थाली रखवा दी। कहने लगी कि हमारे घर में यह नियम नहीं है, तुम दोनों जेठानी देवरानी पीछे खाना खाना। भला ऐसा कोई करता है पापा? आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दकियानूसी सोच के लिए कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें ज़रूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे क्या मैंने नहीं अपनाए? जिस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया? उनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई, हर बार माफ़ी मांगी है। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ, कैसे मुझे किसी का लिहाज नहीं। और जिस गलती के लिए मैंने माफ़ी मांग ली, फिर वही बातें दोहराना, मतलब इनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुनस्ती, वह आपकी बेइज्जती करके निकाली। अब पापा की नाराज़गी कम हो रही थी। वे मेरे सास ससुर से कुछ पूछने लगे। तब तक मैंने कहा, नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी
मेरी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें अपनी पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और बात थी। जेठानी का रोना देखकर मुझे इतना समझ आ गया था कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या फिर मुझसे कहीं ज़्यादा, क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा रहती है। ससुराल वालों को हाँ पापा उन्होंने कहा मेरी जेठानी बहुत संस्कारी है। तो हाँ, वह सच में बहुत संस्कारी है, पर यह संस्कार उनके माँ बाप के दिए हैं। इन्होंने तो सिर्फ सताया है। यह तुम क्या बोल रही हो? मैंने क्या सताया है? बड़ी बहू, जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ मैं तुम्हें कब क्या और कैसे सताया? ज़बरदस्ती हम लोगों पर झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रही है। वह क्या बोलेगी? देखकर तो नहीं लगता कि वह कभी मुँह खोलती है। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो कि आपने सबने बहुत किया है। मेरी बातें सुनकर सासू माँ बौखला गई। अरे तुझे आए 6 महीने हुए हैं और तू सब जान गई कि हमने इसे सताया है। देख, अब तू ज़्यादा और गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मैं गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया, बोलने दिया, एहसास होने दिया कि तुम भी इसी घर की सदस्य हो? यह घर तुम्हारा भी है, तुम भी अपने हिसाब से रह सकती हो। आपको पता है पापा, किसी काम में देरी हो जाएगी या गलती हो जाएगी तो तुरंत कहती हैं कि यह तुम्हारा घर है तो अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी हक के लिए कुछ बताने या पूछने पर अपनी बेटी दामाद से राय लेते हैं। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को ज़रूर शामिल करते हैं। अंत में होता भी वही है जो इनकी बेटी दामाद कहे। यह तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछते हैं। उनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर लें, एक बार तारीफ़ के बोल नहीं निकलेंगे, लेकिन जब भी खाना खाने बैठूं तो किसी न किसी बहाने थाली देखने ज़रूर आ जाती हैं। कहीं हमने अपने लिए ज़्यादा दाल या सब्जी तो नहीं रख ली या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया। हम बहुएं घर में कब सोएंगी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब बाहर जाएंगी, कितनी देर के लिए जाएंगी, कितने दिनों के लिए मैके जाएंगी, कब वापस आएंगे, यह सब कुछ यही तय करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग किस रंग के कपड़े पहनेंगी ये भी यही तय करती हैं, और हम मान भी जाते हैं। तब भी ये कहती हैं कि मैं उनकी बात नहीं सुनती और सिर्फ इन्हीं की वजह से घर टिका हुआ है। कैसे पापा, कैसे सिर्फ उनकी वजह से यह घर चल रहा है? बहू, तुम अब बहुत ज़्यादा बोल रही हो। बस समधन जी, बस बोलने दीजिए इसे। यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रहे तो स्वीकार करती है, अगर गलती ना रहे फिर डरती तो यह अपने बाप से भी नहीं, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा, यह सब तो बस मैंने इनके इल्ज़ाम का जवाब दिया है। इसके अलावा इन्होंने मेरे साथ क्या किया है यह बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा, अब और कुछ नहीं सुनना। शायद कुछ और सुनकर मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। ठीक है, बाकी सब नहीं, बस पर एक बात बता देती हूँ। जब से मेरी सास को पता चला कि मैंने बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की है, ये हर वक्त बात को ऐसे घुमा फिराकर मुझसे पूछती हैं ताकि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था और ये मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा सकें। यह सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आया। मेरी सास भी काफ़ी सकपका गई। कैसे लोग हैं आप, कैसी सोच है आपकी? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी होगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन इतनी घटिया सोच है, पहले पता होता तो अपनी बेटी का आपके घर में कभी ब्याह नहीं करता।
तू अभी के अभी चल बेटा यहाँ से। तुमने इतना कुछ बोला है, अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो इनके इशारों पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी मुझे अचानक खांसी हुई और उल्टियाँ होने लगीं, शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से। परंतु जब मेरी उल्टी बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई, तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने इसे भी नौटंकी मात्र ही समझा। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी ने मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का भी व्यवहार सामान्य रहा। मैं वहीं से मायके चली गई। इस बीच में सास या ससुर दोनों में से किसी ने एक फ़ोन तक नहीं किया। बस जेठानी ने छुपकर 1-2 बार बात की। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तय समय पर मैंने मायके में ही एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने खुशी खुशी मेरे सास ससुर को कहा कि पोता हुआ है, फिर भी कोई नहीं आया। हाँ, मेरे जेठ जी ने कुछ पैसे उनके अकाउंट में भेज दिए और कहा कि बच्चे के लिए ज़रूरत की चीज़ें ले आना। अब तक तो मायके में भी लगभग सबको पता चल गया था, तो जो मुझे पसंद नहीं करते वे सब ताने देने लगे। अरे, ऐसी बेटी रहेगी, इतनी जुबान चलाएगी तो भला ससुराल में कैसे रह पाएगी। ये सब बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद मैं शांत हुई। बच्चा अब 3 महीने का हो गया तो मेरे पति ने कहा, चलो अब अपने घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर दादा दादी बहू को भले ही पसंद ना करें, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करते हैं। यह सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई। परंतु यहाँ पर मेरे सास ससुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। इस बात से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, रोना आया। हाँ, एक बात और बता दूँ, अब तक मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आई थी। वे अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब मेरे सास ससुर उनसे बहुत नाराज़ रहने लगे। जब तब सुनाने लगे और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कहा। मेरे पति को लगा कि पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वे सच में हमें निकल जाने के लिए कह रहे थे। मेरे पति रोने लगे कि छोटे से बच्चे के साथ कहाँ जाऊँगा। तब मेरे ससुर जी ने कहा, यह तुम जानो, जहाँ तुम्हारी पत्नी कहे वहाँ जाओ। 6 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई और एक बार फिर मायके आ गई। अब मेरे हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे। कभी नौकरी का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 3 साल तक मायके में रही। अब तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान होने लगे थे। इस बीच में इन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ी, पर कहीं इनका मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फ़ोन किया, उनसे पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। मैंने भी अब जॉब करना शुरू कर दिया। पहले 6 महीने छोटी कंपनी में नौकरी की, उसके बाद मुझे बड़ी कंपनी में अच्छे सैलरी पर नौकरी मिल गई। धीरे धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी। इस बीच मैं दूसरे बच्चे की माँ बन गई। इस बार मैं सास ससुर से कहा, लेकिन ना तो आए और ना ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने ही संभाला। करीब 1 दशक बाद अब मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही हूँ और सब ठीक है, परंतु सास ससुर की नज़र में मैं बुरी और संस्कारहीन बहू हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास ससुर को बुलाने के बाद भी जब दोनों मेरे पास नहीं आए तो मैंने भी बुलाना बंद कर दिया। हाँ, जेठानी से
कभी कभी मिलने जाती हूँ और कभी कभी वे मेरे घर आ जाती हैं। वो मुझे देखते ही कहती हैं कि बड़ी हिम्मत वाली है रे तू, तुमने कम से कम अपना मुँह है तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो ये हिम्मत नहीं है। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, दीदी आप उस दिन इतना क्यों रो रही थी? उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ उससे कई गुना ज़्यादा मेरे साथ हो चुका है। और जब तुम्हारे पापा आए तो उन्हें खाना तो खिलाया, लेकिन मेरे पापा को तो इन सब लोगों ने खाना भी नहीं खाने दिया। बस इन्हीं बातों को याद करके रो रही थी। तो फिर तुम क्यों इतनी संस्कारी बनी फिर रही हो? क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी इतनी सेवा कर रही हो? तब जेठानी ने कहा, देखो तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से कुछ नहीं कहा, मुँह नहीं खोला, तो अब बोलकर क्या करना है? वैसे भी जब तुमने जवाब दिया तो उसके बाद से दोनों काफ़ी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आज़ादी मिल चुकी है। तुम धन्य हो दीदी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पर हाँ, इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता। सुनकर वह हंसने लगी। अब मैं अपने परिवार में सुखी हूँ, परंतु कभी पिछली बातें याद आती हैं तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी थी, इंडिपेंडेंट भी हो सकती थी, अपना स्टैंड लेना जानती थी, तब भी मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो अपने लिए नहीं बोल पाती, विरोध नहीं कर पाती, और हाँ, जिनके माँ बाप भी साथ नहीं खड़े होते। वह कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी, सोचकर मैं परेशान हो जाती हूँ। प्रस्तुत कहानी में पढ़े लिखे लोगों की बहुओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।